हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिटेल में डिस्कशन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी इस सब्जेक्ट के लिए, सो एज पर देयर रिक्वेस्ट दिस सीरीज इज बीइंग स्टार्टेड। सो अपना कमेंट जरूर शेयर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़े से सेशंस लंबे होंगे बिकॉज बहुत सारी चीजें जो उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई है जो कि आपको एक्चुअल एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगी, वो सारी चीजें मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ सब्जेक्ट की नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, रेसिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय। यहां पर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स की बात कर रहा है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रेसिडुअल सॉइल्स का मतलब है बचा हुआ। ठीक है, बचा हुआ। तो ये रेसिडुअल सॉइल्स पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जो हमारी सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। उस सॉइल के फॉर्मेशन में सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है हमारा वेदरिंग ऑफ सॉइल्स। वेदरिंग के लिए दो फैक्टर्स हमारे बेसिकली जिम्मेदार हो सकते हैं। पहला है कि हमारी मैकेनिकल वेदरिंग हो जिसमें हमारी मैकेनिकल फोर्सेस बेसिकली एक्ट कर रही हो, तो मैकेनिकल वेदरिंग मैकेनिकल फोर्सेस से होगी। और हमारा दूसरा तरीका हो सकता है केमिकल डिकम्पोजिशन का, जिसमें हमारे केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वेदरिंग के लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए बेसिकली। तो वेदरिंग बेसिकली हमारा डिसइंटीग्रेशन का फेनोमेना है जिससे हमारी सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल डिकम्पोजिशन में बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस आ जाते हैं, लाइक ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, लीचिंग प्रोसेस हो गया, हमारा कार्बोनेशन हो गया। ये सारे प्रोसेसेस हमारे जो है ये केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स या वाटर के एक्शन से ये इनिशिएट हो जाते हैं। जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं इसमें बेसिकली फिजिकल तरीके से वेदरिंग होगी, फिजिकल एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी। लाइक एक्शन क्या हो सकता है, इंपैक्ट या ग्राइंडिंग एक्शन होगा कुछ फिजिकल एजेंसीज से, लाइक फ्लोइंग वाटर हो सकता है हमारा आइस हो सकता है, विंड हो सकता है, और स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस एंड वाटर भी हो सकता है। तो इन प्रोसेसेस के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है ये आपको बेसिक आइडिया देगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो सॉइल का कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे हमारी सॉइल बन रही है, उसके बेसिस पर हम अपनी सॉइल्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ध्यान रखना है कि ओरिजिन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मींस जो सॉइल का कंपोजिशन है वो कैसे ओरिजिनेट हो रहा है, उसके बेसिस पर हम अपनी सॉइल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है रेसिडुअल सॉइल्स, दूसरा है ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। तो अब जो वेदरिंग हो रही थी वो हमारी रॉक की वेदरिंग हो रही थी। ठीक है, सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो रॉक से हो रहा है। तो जो सॉइल्स, कोई भी रॉक है, ये हमने मान लिया कोई रॉक है, बेसिकली पेरेंट रॉक है। ठीक है, अब अंडर द एक्शन ऑफ फिजिकल फोर्सेस, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग हुई अब अंडर एक्शन ऑफ एनी मोड ऑफ फिजिकल एजेंसी, उसकी वजह से ये हमारा डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। अब वो डिसइंटीग्रेशन किन्हीं भी कारणों से हो सकता है। तो जिस केस में हमारा जो सॉइल है वो अपनी ही जगह पे, जहां पे उसका पेरेंट रॉक था उसी जगह पर ही बन जा रही है। ठीक है, मींस आफ्टर डिसइंटीग्रेशन वो सॉइल अपनी प्लेस ऑफ फॉर्मेशन पे ही रह रही है। तो यहां पे ही डिसइंटीग्रेशन के बाद सॉइल हमारी यहां पर ही रहेगी। तो आफ्टर फॉर्मेशन इट रिमेन एट इट्स प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। अपने उसका जो पेरेंट रॉक था वहीं पर डिसइंटीग्रेट होकर वहीं पे
सॉइल फॉर्मेशन कर दिया। तो डिपेंड, ये बेसिकली डिपेंड किस पर कर रहा है, दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर है क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, जो डिटरमाइन करेगा और कितने टाइम के लिए हमारा ये एक्सपोजर है, जो रॉक का एक्सपोजर है फिजिकल एजेंसीज के लिए वो कितने टाइम तक है। या केमिकल एक्शन भी हो सकता है, केमिकल एक्शन से भी हमारी ये रेजिडुअल सॉइल बन सकती है। तो दोनों तरह तरीका है, बट कंडीशन ये है कि वो अगर वो अपनी प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ पैरेंट रॉक की जगह ही बन रही है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, और अगर ये सॉइल फॉर्मेशन होने के बाद किसी मोडल एजेंसी से, किसी मोड से अपने प्लेस ऑफ फॉर्मेशन से मूव कर जा रही है, तो यहां पर कौन सी सॉइल बनेगी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब जो सॉइल्स अपनी प्लेस पर ही फॉर्म हो जा रही हैं, बनने के बाद अपनी प्लेस ऑफ फॉर्मेशन पे ही रह जा रही हैं, उन सॉइल्स को हम सेडेंटरी सॉइल भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेजिडुअल सॉइल्स को हम सेडेंटरी सॉइल्स भी कहते हैं, और जो डेप्थ है इनकी ये कंसिडरेबल वेरी करती है, फ्यू मीटर्स तक हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो हमारा डिपॉजिट्स है, ये हमारे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे पैरेंट रॉक का, बिकॉज नीचे पैरेंट रॉक होगा, ऊपर हमारा डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो ये बेड रॉक दिख रहा है आपको, ये वेदर्ड रॉक दिख रहा है, और ये इसके ऊपर रेजिडुअल सॉइल दिख रहा है 1.8 मीटर का। तो फाइननेस जो है सबसे ज्यादा ऊपर वाली सॉइल की ज्यादा होगी। धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारा नीचे कोर्सर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉइल के। तो रेसिडुअल सॉइल में जो हमारा जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है सॉइल की, वो कंसिडरेबल वेरिएशन होता है उनमें, ठीक है, कंसिडरेबल वेरिएशन ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज इज देयर, ठीक है। तो यहां पे ये डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है कि रेसिडुअल सॉइल्स जो हैं वो लोकली बन रही हैं, और डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दे आर बीइंग शिफ्टेड टू अनदर लोकेशन, तो वो हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ठीक है। अब यहां पर नियर द पेरेंट रॉक आपको लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक भी मिल जाएंगे, ठीक है, लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ रॉक भी मिल जाएंगे। और जनरली जो बॉटम लेयर है, मतलब जो यहां पे जो लेयर है, वो लेयर रिसेंबल करेगी प्रॉपर्टीज दैट ऑफ पेरेंट रॉक, इट विल रिसेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट रॉक, बिकॉज वो लेयर का भी फर्दर डिकम्पोजिशन बाकी है। जैसे जैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मॉडिफाई होती जा रही है। तो जो रेसिडुअल सॉइल्स हो गई, ये बेसिकली हमारी अपने प्लेस ऑफ फॉर्मेशंस पर ही बनी हुई है। अब जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स हैं उन पर आते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, किस मोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है और मोड ऑफ डिकम्पोजिशन, उस पर हमारी जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है, हम उनको, पहली जो कैटेगरी है वो है एलुवियल सॉइल, दूसरी कैटेगरी जो है लैक्यूस्ट्राइन सॉइल्स, थर्ड कैटेगरी है मैराइन सॉइल्स, फोर्थ कैटेगरी है एओलियन सॉइल्स, फिफ्थ कैटेगरी है कोलुवियल सॉइल्स, एंड सिक्स्थ कैटेगरी है ग्लेशियल सॉइल्स। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स दे आर फाउंड एट लोकेशंस फॉर रिमूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, अपनी प्लेस ऑफ फॉर्मेशन से हट गई। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी क्या हो सकती है, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, विंड हो सकती है, वाटर हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एलुवियल सॉइल्स को हम फ्लूवियल सॉइल्स भी बोलते हैं। जो कैसे बनती है, जो हमारा रनिंग वाटर है उसमें जो सेडिमेंट्स हैं उसके डिपोजिशन से बनती है, डिपॉजिटेड ट्रैवलिंग इन रनिंग वाटर, कि हमारा पानी फ्लो कर रहा है और उसमें हमारे कुछ सेडिमेंट्स हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो वो हमारी एलुवियल सॉइल है। जो हमारे सेडिमेंट्स सस्पेंडेड हैं और लेक्स, जो क्वाइट लेक्स है, शांत लेक्स है, कैनाल्स है, उसमें डिपॉजिट हो जा रहे हैं, वो हमारी सॉइल्स कहलाती हैं लैक्यूस्ट्राइन सॉइल्स, लेक्स। लैक्यूस्ट्राइन सॉइल्स
रिसेम्बल्स विद लेक वर्ल्ड। तो क्वाइट लेक्स है जहां पे जो सेडिमेंट्स हैं सस्पेंडेड, वो जब सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सेट हो जा रहे हैं तो वो लेगिस्ट्राइन सॉइल्स बना रहे हैं। मैराइन सॉइल्स जो है वो हमारे सेडिमेंट्स जो हमारे सी वाटर में है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो डिपॉजिट हो जा रहे हैं तो जो सॉइल बन रही है वो हमारी मैराइन सॉइल है। जो हमारी सॉइल जो है विंड ब्लोन डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जो विंड ब्लोन डिपॉजिट्स हैं वो हमारे एओलियन सॉइल्स हैं, जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक जगह से दूसरी जगह हमारी सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर फॉर्म हो रही है, वो हमारी सॉइल कहलाती है कोलुवियल सॉइल्स, ठीक है, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्लेशियल सॉइल्स हैं ये हमारे ग्लेशियर्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इनकी जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स की जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले कि जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स होंगी जनरली लूज होती हैं एज कंपेयर टू रेसिडुअल सॉइल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारी सॉइल्स है लूज सॉइल्स एंड सॉफ्ट होंगी, और इट वेरीज टू वेरियस 100 फीट्स ऑफ डेप्थ, सेवरल 100 फीट्स। वहां पर आप देख रहे थे सेवरल फ्यू मीटर्स तक हमारी रेसिडुअल सॉइल रहती है, लेकिन यहां पर जो सॉइल्स हैं वो 100 फीट तक वेरी कर जा रही हैं। इट मे बी ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 100 फीट्स। अब बिकॉज जो हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है कई वेरियस 100 फीट तक जा रही है ग्राउंड में, तो जो हमारे फाउंडेशंस हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उसमें आप जनरली ट्रांसपोर्टेड सॉइल जब इनकाउंटर करते हो तो जनरली कंस्ट्रक्शन में आपको ट्रांसपोर्टेड सॉइल के साथ एनकाउंटर करना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जनरली जो फाउंडेशंस हैं जहां पे आप कंस्ट्रक्शन डिजाइन करते हो वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल के साथ इंटरेक्ट करते हो, बिकॉज जो रेसिडुअल सॉइल्स हैं वो कुछ मीटर्स तक ही हमारी एक्सटेंड करती हैं। तो ग्लेशियल सॉइल्स जो है इनसे हमारे ग्लेशियल सॉइल बनते हैं, विंड से हमारे एओलियन सॉइल बनती है, वाटर से हमारी डिपेंडिंग अपॉन अगर हमारा रिवर वाटर अगर अज्यूम कर ले तो एलुवियल या फ्लूवियल सॉइल्स बनती है, ठीक है। तो ये हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी दिया हुआ है, तो यहां पे हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल कैन बी। तो वाटर कंटेंट बेसिकली हम इसको मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक सॉइल का स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन काट दिया, जो कि ये दिखा रहा है कि जो सॉइल का कंपोजिशन है कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम है, जिसमें बेसिकली हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो सॉइल के सॉलिड्स हो गए, जो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स हैं, एक हमारी वॉइड्स हो गई। अब इन वॉइड्स में हमारे 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है कि वो जो पोर स्पेसेस हैं जो वॉइड्स हैं उसमें हमारी एयर हो या हमारा उन पे पानी भरा हो, ठीक है। तो इसको डायग्रामेटिकली समझने के लिए हमने क्या किया, वी हैव यूज द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम अभी हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर जो फेज डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, बिकॉज अज्यूमिंग कि ये 3 फेज सिस्टम है, इसमें सॉलिड्स है, वाटर है और एयर है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो हमारा एयर का वेट है वो हम 0 लेते हैं, ध्यान रखना, बिकॉज इट इज हैविंग नेग्लिजिबल वैल्यू। तो हम अपने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए वी हैव अज्यूम कि इट इज 0 फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन पर्पस। तो जो वाटर कंटेंट है, जो जिसको मॉइस्चर कंटेंट भी बोल रहे हैं, उसको हम सॉइल मैकेनिक्स की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेट। तो पानी का वेट, उस पर्टिकुलर सॉइल में पानी कितना है, उसका वेट कितना है, और उसी सॉइल में जो हमने गिवन सॉइल मास है उसमें सॉलिड का वेट कितना है, उन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा उस पर्टिकुलर सॉइल का वाटर कंटेंट है। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सपोज अगर 0.5 लिखा हुआ है वाटर कंटेंट, इट मींस इट इज 50%, ठीक है। तो जनरली जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आप इंटीजर फॉर्म में वैल्यूज यूज करते हैं, और इन जनरल लैंग्वेज आप उसे परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं
कि जो वाटर कंटेंट है जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं, फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए, जैसे कि हमारी जो सिल्ट्स हो गई, सिल्टी क्लेज हो गई, उनका जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है वो हमारा ड्राई सॉइल्स के मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा होता है, जो कि हमारी बेसिकली ड्राई सॉइल्स जनरली ग्रेवल्स या सैंड हो सकती है। तो फाइन ग्रेन सॉइल का जो वाटर कंटेंट है वो कोर्स ग्रेन, सॉरी मैंने ड्राई लिख दिया, इट इज कोर्स सैंड का जो वाटर कोर्स सॉइल का जो वाटर कंटेंट है उससे जनरली ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि जो वेट ऑफ वाटर है, अगर ये वेट ऑफ वाटर हमने 0 कर दिया, मींस अगर सॉइल हमारी ड्राई है, उसमें एक भी मॉइस्चर नहीं है, तो इट इज अ ड्राई सॉइल, तो हमारा वेट ऑफ वाटर भी 0 हो जाएगा। तो यहां आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो W इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी वाटर कंटेंट इज 0%, इट मींस इट इज अ ड्राई सॉइल। ठीक है, लेकिन वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड में कोई रिलेशन नहीं है। आप देख पा रहे हो कि जो वेट ऑफ वाटर है वेट ऑफ सॉलिड में कोई रिलेशन नहीं है, वेट ऑफ वाटर कितना भी हो सकता है सॉइल में। ठीक है, तो देयर इज नो अपर लिमिट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन। तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो कितनी भी वैल्यू तक हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो वाटर कंटेंट है इट इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज हैविंग नो अपर लिमिट। ठीक है, तो यहां पर ये मेंशन भी हुआ है, नेचुरली जो फाइन ग्रेन सॉइल्स हैं दे हैव हायर वैल्यूज ऑफ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। ध्यान रखना है, हम यहां पर ये नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहे हैं कि आप कोई भी नेचुरली जो सिल्ट पड़ी हो उसको उठा लीजिए और नेचुरली सैंड पड़ी हो उसको उठा लीजिए, तो आपको जो मॉइस्चर कंटेंट है फाइन ग्रेन सॉइल्स में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हमारी जो आईएस कोड के प्रोविजन है जस्ट ब्रीफ में देख लेते हैं। आईएस 2720 पार्ट 2 जो है ये हमारा प्रिस्क्राइब करता है कि सॉइल्स में हम जो हमारे मेथड्स अवेलेबल हैं वाटर कंटेंट निकालने के लिए वो क्या क्या है। तो पार्ट 2 जो रीअफर्म हुआ था 2010 में, इनिशियली 1973 का कोड है, 1173 टाइपोग्राफिकल एरर है। इसके सेकेंड रिवीजन के हिसाब से हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स हैं, ब्रॉड कैटेगरी में 2 मेथड्स हमारे वाटर कंटेंट निकालने के हैं। पहला मेथड है हमारा स्टैंडर्ड मेथड और दूसरा मेथड है हमारा सब्सिडरी मेथड। ये बेसिकली ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारे मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए। ठीक है, इसके सब हेड में आप बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़ रखे होंगे, अभी मैं सभी मेथड्स पे डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। तो स्टैंडर्ड मेथड जो है उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड जो है ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, और सब्सिडरी मेथड में हमारे सैंड बाथ मेथड हो गया, आपका एल्कोहल मेथड हो गया, एटसेट्रा, जो और आपने भी मेथड पढ़ रखे होंगे, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली ओवन ड्राइड सॉइल का हम वेट लेते हैं। बेसिकली जो ड्राई सॉइल है उसको कोड हमारा जो IS 2720 है वो कैसे डिफाइन करता है कि किसी भी सॉइल को अगर हम 110 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पे ओवन पर रखते हैं फॉर 24 आवर्स। जनरली जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स हैं वो 6 से 8 घंटे में ड्राई हो जाती है, लेकिन ये हमने स्टैंडर्डाइज किया कि अगर किसी भी सॉइल को आप एक्सेप्ट फ्यू एग्जेम्पशंस, ठीक है, कुछ सॉइल्स हैं जिसके लिए हमें कम टेम्परेचर चाहिए, तो 110 डिग्री से 5 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पे ओवन पे, जहां पे जो कि थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड है, यानी उसका जो टेम्परेचर है दैट इज कैन बी कंट्रोल्ड एंड कैन बी मेंटेन्ड एट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो 24 घंटे तक आपने इस टेम्परेचर पे जब सॉइल को रखा तो जो वेट ऑफ सॉइल आया वो आप मेजर कर लोगे, जो कि यहाँ W3 से किया हुआ है। तो मास ऑफ कंटेनर भी लिया हुआ है बिकॉज उसमें आप मास ऑफ कंटेनर को बाद में माइनस कर दोगे। तो जो W3 माइनस W1 है ये हमारा बेसिकली जब आपका ड्राई किया तो आपका जो वाटर कंटेंट है वो 0 हो गया, और आपका जो एयर था पहले से ही 0 थी वी हैव अज्यूम, तो हमारी अब वॉइड्स बची हुई है जिसमें केवल गैसियस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है।
तो यहां पे केवल हमारा वेट ऑफ सॉलिड आ गया, ठीक है, एंड वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 एंड वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू 0। तो वेट ऑफ सॉलिड आपका जो है वो आपका आ गया वाटर कंटेंट के लिए, और हमारा जो वेट सॉइल का मास था उसको कंटेनर के वेट से आपने माइनस कर दिया, तो आपका वेट ऑफ वाटर निकल आएगा, ठीक है। W3 माइनस W2, ठीक है, मास ऑफ कंटेनर विथ वेट सॉइल और ड्राई सॉइल का वेट से आपने माइनस कर दोगे तो आपका वेट निकल आएगा। दिस इज W3, दिस इज W2। W2 यहां पे था, W3 यहां पे है। तो ड्राई सॉइल ये वेट सॉइल का है और ये ड्राई सॉइल का, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो बेसिकली W माइनस WS इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड आपका ओवन ड्राई मेथड से वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट निकल कर आ जाएगा, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो ऑर्गेनिक सॉइल्स हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज पहले ये कि जो 110 डिग्री और 5 डिग्री की जो हमने रेंज ली है वो इसलिए ली, अगर इससे ऊपर जाते हैं तो देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। सॉइल का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जनरली ये हमारी, तो इस टेम्परेचर पे ही हम सॉइल को ड्राई करेंगे। जनरली इट इज फॉलोड फॉर क्लेई एंड सैंडी सॉइल्स। सैंडी सॉइल्स में मैंने आपको बताया 6 घंटे में सॉइल ड्राई हो जाती है, बट 24 आवर्स में हमने स्टैंडर्डाइज किया। जो हमारी कुछ ऐसी सॉइल्स हैं जिसमें हमारा जिप्सम है या कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो पानी के साथ लूजली बाउंडेड है, या फिर जिसमें हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी ऑर्गेनिक सॉइल्स के केस में भी, या सॉइल्स हैवी जिप्सम, वहां पे हम जो ओवन ड्राई करते हैं वो 60 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस में करते हैं, बिकॉज वहां पे क्या होगा, अदरवाइज ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का। इट विल रिजल्ट इनटू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर का अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये जो हम अजम्पशंस और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये एप्लीकेबल नहीं रह जाएंगे, हमारा एरेनियस रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो अब जब हम ओवन ड्राई मेथड में जो सॉइल ले रहे थे, वो कितनी सॉइल लेना है आपको टेस्टिंग के लिए, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा सॉइल का ग्रेडेशन क्या है और मैक्सिमम साइज उसमें क्या रेंज है, मैक्सिमम साइज। तो कोड ने डिपेंडिंग अपॉन कि अगर 90% पार्टिकल्स इस साइज से पासिंग है उस पर्टिकुलर सॉइल में जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं, तो हमें मिनिमम क्वांटिटी इतनी लेनी है इन ग्राम्स। तो 2 mm IS सीव से अगर 90% पार्टिकल्स पास कर रहे हैं, फाइनर जितनी सॉइल होगी उतना कम वेट हमें लेना पड़ेगा। जैसे जरा हमारी कोर्सर सॉइल होती जाएगी, हमारा जो वेट ऑफ सैंपल है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, वो बढ़ता जाएगा। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर 90% सॉइल जो है, 90% पार्टिकल सॉइल के 40 mm सीव से पास कर रहे हैं, तो आपको तब 1 kg सैंपल लेना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, तभी इट विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो वाटर कंटेंट मे बी ग्रेटर देन 100%, इट कैन नॉट बी लेस देन 0, इट टेक्स वैल्यूज ओनली। यहां पे अगर ओनली नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100, इट कैन बी ग्रेटर देन 100, कैन बी 300, कैन बी 400, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो हमारा ग्रेविटी फोर्स है, ठीक है। और जो सॉइल की बात कर रहा है वो हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात कर रहा है, बिकॉज यहां पे सॉइल इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो पहला एग्जांपल है दैट इज लुइस जो LOESS, इसको आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली लुइस और हमारी जो ड्यून सैंड है, दीज आर एओलियन सॉइल्स।
एओलियन सॉइल्स का मतलब है कि दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, तो इनको हम कह सकते हैं दे आर विंड ब्लोन डिपॉजिट्स। ठीक है, तो जो यहां पे ये वाली जो आप फोटो देख रहे हो, दिस इज ड्यून सैंड, इसको सैंड ड्यून्स भी कहीं कहीं लिखते हैं। आप देख रहे हो कि यहां पे हमारा सैंड बीच है, दिस इज सैंड बीच। नियर द सैंडी बीचेस हो क्या रहा है, इन एरिड रीजन्स, एरिड रीजन्स में ऑन लीवार्ड साइड ऑफ द सी दीज लूज विंड ब्लोन डिपॉजिट्स आर डिपॉजिटेड नियर द सी। तो ये हमारी ड्यून सैंड्स हैं, कुछ इस तरह आप देखोगे, आपने बीचेस में देखा होगा। तो ये सभी सॉइल्स हमारी विंड से ट्रांसपोर्ट होकर इस जगह पर आई हैं। ठीक है, तो ये ड्यून सैंड हो गया। जो लुइस सैंड है ये बेसिकली लूज डिपॉजिट ऑफ विंड ब्लोन सिल्ट, विंड ब्लोन सिल्ट या सिल्टी क्ले। ठीक है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी विंड ब्लोन सिल्ट या सिल्टी क्ले टाइप की सॉइल है, फाइन ग्रेन्ड है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं और यूनिफॉर्म साइज के। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये यूनिफॉर्म साइज की फाइन ग्रेन्ड एक प्रॉपर्टी हो गई। एयन बॉर्न डिपॉजिट मींस विंड ब्लोन डिपॉजिट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है इस सॉइल की कि ये यूनिफॉर्म ग्रेन साइज, यूनिफॉर्म ग्रेन साइज मींस उस पर्टिकुलर रेंज के ही साइज उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जो पार्टिकल साइज है वो सब एक तरीके के साइज के हैं, और वॉइड रेशियो हमारा ज्यादा है। इन तीन प्रॉपर्टीज की वजह से जो हमारी सॉइल की डेंसिटी है वो कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, और इसकी वजह से जो हमारी बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, जो लुइस वाली सॉइल्स हैं, एलुवियल सॉइल्स हैं, उनकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। ठीक है, और हमारी जो परमिबिलिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में ये काफी ज्यादा होगी, और जो पार्टिकल के साइज रेंज है जनरली हमारी 0.01 mm से लेके 0.05 mm साइज रेंज के पार्टिकल साइज आपको लुइस सॉइल में मिलेंगे, जो कि ग्रेडेशन जो है सॉइल का वो यूनिफॉर्म ग्रेडेशन रहेगा। आप देख पा रहे हैं कि इन सॉइल्स में वर्टिकल हाइट्स के कुछ वर्टिकल डीप वर्टिकल कट्स में ये सॉइल स्टैंड हो सकती है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं इसमें पार्शली सीमेंटेशन होता है, यानी पार्टिकल्स में बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, और वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट और मोंटमोर्लानाइट मिनरल की वजह से। ठीक है, इन मिनरल्स की वजह से, इनकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में जुड़े जुड़े हुए थे, इसलिए डीप वर्टिकल कट्स के फॉर्म में ये सॉइल स्टेबल होती है। जनरली ये सॉइल भी हमारी एरिड या रेगिस्तानी मरुस्थलीय जो एरियाज हैं उन एरियाज में ये आपको सॉइल मिलेगी, एरिड और सेमी एरिड एरियाज में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो आपको ध्यान रखनी इन दोनों सॉइल की। उसका सेकंड कैटेगरी की जो सॉइल है दैट इज कोलुवियल सॉइल्स। कोलुवियल, इसको आप एलुवियल सॉइल से कंफ्यूज मत हुइए, एलुवियल सॉइल को हम फ्लूवियल सॉइल भी बोलते हैं। जो कोलुवियल सॉइल्स हैं बेसिकली आपने देखा होगा माउंटेन्स के स्लोपिंग साइड के बॉटम टो पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रॉक डेब्रीज हैं वो टूट टूट कर नीचे जाके डिपॉजिट होती रहती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। एंड बिकॉज जो हमारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहे हैं। ठीक है, कोई लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड होकर यहां पे डिपोजिशन हो गया। ठीक है, तो जो ये स्लाइडिंग हो रही है या पार्टिकल्स डाउन दी क्लिफ नीचे आ जा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे आ जा रहे हैं जो हमारे रॉक डेब्रीज हैं। धीरे धीरे एक्युमुलेट होने के बाद ये जो सॉइल है, ऐसी सॉइल्स हमारी कहलाती हैं कोलुवियल सॉइल्स। ठीक है, बिकॉज दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू स्मॉल डिस्टेंस। ये ध्यान रखना है कि कोलुवियल सॉइल दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू स्मॉल डिस्टेंस बिकॉज ग्रेविटी की वजह से ये ट्रांसपोर्ट हो रही है।
ठीक है, तो ग्रेविटी के लिए एक हाइट चाहिए हमको, तो हाइट आपको कैसे मिल रही है, फ्रॉम अ स्टीप क्लिफ या रॉक स्कैर्पमेंट से। इट्स पोजीशन रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द रॉक फ्रेगमेंट्स ब्रोकन फ्रॉम रॉक्स अबव। ठीक है, जो फ्रेगमेंट्स टूट रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जनरली जो आप देखेंगे कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कोर्सर होंगे, ठीक है, इरेगुलर साइज के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और जो ये सेडिमेंट्स आप देख रहे हो, ये जो सेडिमेंट्स हैं विच आर बीइंग मूव्ड, सेडिमेंट्स ऑफ रॉक डेब्रीज के जो सेडिमेंट्स हैं जो डाउन स्लोप द मूवमेंट करके ग्रेविटी के एक्शन में आ रहे हैं, उन सेडिमेंट्स को हम कोलुवियम कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। दिस सेडिमेंट्स जो पार्टिकल्स हैं उनको हम कोलुवियम कह रहे हैं और उन सॉइल को हम कोलुवियल सॉइल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली सोर्स हो जाता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। कोलुवियल सॉइल जनरली फ्रॉम द कोर्स ग्रेन सॉइल्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो कोलुवियल सॉइल को भी हम जो ये talus is an example of this colluvial soil which is formed under the action of gravity। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन पूछा गया था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सिर्फ टैलूज बच रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अभी ड्रिफ्ट बचा हुआ है, ड्रिफ्ट भी देख लेते हैं। ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल्स, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं ये बेसिकली लार्ज मासेस होते हैं हमारे आइस के, जो कि स्नो के कॉम्पैक्शन से बनते हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर हमारा बड़ा होता जाता है वो आसपास के जो सॉइल है उसको अपने साथ होल्ड करते जाते हैं, ठीक है। और इट में बी फाइन ग्रेन सॉइल या ह्यूज बोल्डर्स। अब होगा क्या, जो सॉइल है वो ग्लेशियर के साथ मिक्स हो गई आइस के साथ, और वो सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्लेशियर मूव कर जाता है। ग्लेशियर मूव होने के साथ जो ये मूवमेंट हुआ, और ऐसे मूवमेंट से जो हमारी सॉइल बन रही है ग्लेशियर के साथ जो जुड़ी हुई है, उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट इज बेसिकली अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर डिपॉजिट्स मेड बाय ग्लेशियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वो जब ग्लेशियर्स मूव कर गए तो जो उसमें सॉइल पार्टिकल्स थे, ग्रेवल्स थे, सैंडी सॉइल थी, सिल्टी सॉइल थी, वो पानी ग्लेशियर मेल्ट आउट होके बह गया, और जो सॉइल रह गई वो सॉइल का जो मिक्सचर है उसको हम कहते हैं ग्लेशियल टिल, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ स्नो नहीं है, स्नो हट गई है, केवल जो उसके साथ ग्लेशियर्स के साथ जो हमारी सॉइल मूव हुई उसमें जो डिफरेंट तरीके की सॉइल मिक्सचर्स थे, बोल्डर्स थे, रॉक फ्रैगमेंट्स थे, सैंड थी, सिल्ट्स थी, रॉक फ्लोर था, डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय द आइस, ठीक है। आइस में डिपॉजिट हुए और विदाउट सॉर्टिंग और स्ट्रैटिफिकेशन। अगर ये हो जाता तो हमारे फिर ये मिक्सचर नहीं रह जाता। तो इस सॉइल को हम ग्लेशियल टिल या बोल्डर क्ले भी कहते हैं, बिकॉज आप देख रहे हो इसमें ज्यादातर पार्टिकल्स, काफी पार्टिकल्स जो है वो बोल्डर साइज के हैं, जनरली 300 mm से ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। ग्लेशियल टिल इज अ ग्लेशियल डिपॉजिटेड सॉइल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक फुली सैचुरेटेड सॉइल को हम क्या कहेंगे। तो फेजिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पहले समझ लेते हैं कि फेजिंग होती क्या है हमारी। तो फेज डायग्राम बेसिकली बीइंग सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम जिसमें हमारा रैंडम अक्यूमुलेशन है तीन चीजों का। सॉइल ग्रेन्स हैं हमारे, उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर सॉइल स्पेसेस हैं, पोर स्पेसेस हैं, और वो स्पेसेस हमारे पानी से भी ऑक्युपाइड हो सकती हैं या एयर से ऑक्युपाइड हो सकती हैं। तो दो पार्ट्स हो गए वॉइड्स के, कुछ वॉइड्स में पानी है और कुछ वॉइड्स में एयर है। तो इन तीनों होमोजीनियस एलिमेंट्स को, तो ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये होमोजीनियस है, यानी सॉइल ग्रेन्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक होगी, वाटर की जो प्रॉपर्टी होगी वो एक होगी, एयर की प्रॉपर्टी अलग होगी। तो ये 3 होमोजीनियस एलिमेंट्स हो गए सॉइल के, ठीक है। तो सॉइल जो बेसिकली है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है, बिकॉज इसमें 3 होमोजीनियस एलिमेंट्स का मिक्सचर है। तो हमने अपना कन्वीनियंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, एलिमेंटल लेवल पे समझने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए एक सॉइल मास को हमने
एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया और उस ब्लॉक डायग्राम को हम फेज डायग्राम कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है या फेज डायग्राम है वो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारे 3 होमोजीनियस एलिमेंट्स का, ठीक है। तो जो हमारा वाइड स्पेसेस है ये बेसिकली एयर है और वाटर है। तो ये हमारा वाइड्स हो गए। तो ये हम वॉल्यूम को तो बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक मींस वॉल्यूम प्रोपोर्शनिंग और ग्रेविमेट्रिक मींस वेट के टर्म्स में इन तीनों कंपोनेंट्स का एनालिसिस में यूज करेंगे, ठीक है। तो नेचुरल सॉइल में हमारा पानी भी है, एयर भी है, वॉइड्स में जो एयर है वो भी है और हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड्स हैं। तो वो बेसिकली 3 फेज सिस्टम है। ध्यान रखना है नेचुरल सॉइल जो है इट इज अ 3 फेज सिस्टम, ठीक है। और जो हमारा फुली सैचुरेटेड सॉइल है, फुली सैचुरेटेड का मतलब ये है कि जो हमारे एयर से वॉइड्स फिल थे दे आर रिप्लेस्ड बाय वाटर, यानी सारे में हमारा वाटर फिल हो गया। तो वो सॉइल जो है वो हमारी फुली सैचुरेटेड सॉइल है। तीसरा केस ये हो गया कि जो वाटर जहां पर फिल्ड था वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो जो वॉइड्स थे दे आर अगेन फिल्ड विद एयर, तो वो हमारी ड्राई सॉइल हो गई। तो वो भी हमारा 2 फेज सिस्टम हो गया। तो बेसिकली 2 फेज सिस्टम हमारे कौन कौन से हो गए, ड्राई सॉइल का भी हमारा 2 फेज सिस्टम हो गया और सैचुरेटेड सॉइल भी हमारी 2 फेज सिस्टम हो गई। और जो नेचुरली अकरिंग सॉइल है उसको हम अज्यूम कर सकते हैं इट इज अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जिसमें हमारे 3 फेजेस हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शनिंग भी दिखा रहे हैं हम इसमें और ग्रेविमेट्रिक यानी वेट वाला प्रोपोर्शन भी दिखा रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने VW लिखा, सॉलिड्स जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं वो VS है। हमने ये अज्यूम किया कि दे आर हैविंग यूनिट विड्थ, 1 यूनिट विड्थ, ठीक है। तो जब आप एनालिसिस करोगे तो यू कैन अज्यूम कि फेज डायग्राम में जो परपेंडिकुलर टू पेपर विड्थ है वो 1 यूनिट विड्थ है। जो वेट ऑफ सॉलिड्स है वो WS है, वाटर जो है वो वेट ऑफ वाटर है W, ठीक है। जो 3 फेज सिस्टम है इसमें देख पा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है, वॉल्यूम ऑफ एयर भी है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में एयर और वाटर दोनों है और सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड का वेट है वो WS है। ड्राई सॉइल में हमारा वाटर नहीं होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा 0 हो गया। तो यहाँ कंप्लीट जो पोर स्पेस है दैट इज हैविंग एयर, ठीक है। ध्यान रखना है ड्राई सॉइल में हमारा पानी नहीं है तो पोर स्पेस कंप्लीटली एयर से फिल्ड है। तो दैट इज हैविंग वॉल्यूम ऑफ एयर एज VA और वेट ऑफ एयर जो है वो हमने प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए 0 मान लगा बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन। तो अब आते हैं यहां पर फुली सैचुरेटेड सॉइल। फुली सैचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि हमारे एयर वॉइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो हमारा 2 ही फेजेस बचे, वाटर का और सॉलिड्स का। तो इट इज अ 2 फेज सिस्टम विद सॉइल। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस बहुत अच्छे से इन्होंने फ्रेम नहीं किए। इट शुड हैव बीन सॉइल सॉलिड्स बिकॉज सॉइल इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इट इज नॉट अ फेज एलिमेंट। तो 2 फेज सिस्टम विद सॉइल सॉलिड्स एंड वाटर। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ये होगा 2 फेज सिस्टम विद सॉइल सॉलिड्स एंड वाटर, ठीक है। 3 फेज सिस्टम हमारा जो है ये हमारा नेचुरली ऑकरिंग सॉइल होती है, नेचुरल सॉइल कह सकते हो आप इसको, या पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल भी कह सकते हो, PSS से लिख देते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। 2 फेज सिस्टम विद सॉइल सॉलिड्स एंड एयर, ये हमारी ड्राई एयर हो गया। और 1 फेज सिस्टम डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, इट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन C होगा। इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो ये 3 एलिमेंट्स हमने डिवाइड किए इसमें बेसिकली 3 फेजेस थे। एक हमारा गैसियस फेज था, एक लिक्विड फेज था और एक हमारा सॉलिड फेज था। सॉलिड फेजेस में हमारे जो पार्टिकल्स थे वो सॉलिड फेज में आ गए, लिक्विड फेज में हमारा वाटर आ गया और गैसियस फेज में हमारा एयर आ गया जो वाइड्स में था। तो ये दोनों मिलके हमारे क्या बन गए, वाइड्स सॉइल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैलिड रेंज क्या है S की। S हमारा क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज। परसेंटेज फॉर्म में हमारा
वैलिड रेंज बतानी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको रीडिंग अच्छे से करनी की परसेंटेज में पूछा गया है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ठीक है, अब जो भी हम अपना फ्रॉम द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज करेंगे, फेज डायग्राम का यूज करेंगे। तो पानी का वॉल्यूम कितना है सॉइल में, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ठीक है, जो टोटल वाइड्स थी, अगर थ्री फेज सिस्टम में बात करें तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स थी, इसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स मींस सॉइल में जो पोर स्पेस अवेलेबल है उसमें कितना पानी है, दैट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली वॉइड सभी पोर स्पेस पानी से फिल्ड है तो इट विल बिकम अ सैचुरेटेड सॉइल। तो इसमें अगर हम रिलेशन देखें तो VW अगर हमारा 0 हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट केस में है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर आप 0 ले लो न्यूमरेटर, तो इट मींस इट इज अ ड्राई सॉइल। उस केस में आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 0। दूसरा केस आपका ये हो सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो आपका कंप्लीटली फिल्ड है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ठीक है, तो उस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ VV डिवाइडेड बाय VV इंटू 100, इट विल बिकम 100%। इसको आप 100% लिख लीजिए या 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि किस फॉर्म में लिखा गया है। तो परसेंटेज फॉर्म में इट इज 100%। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये क्लियर हो गया कि हमारा इट इज इक्वल टू 0 एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, तो हमेशा आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। अगर रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश होगी तो इट मे हैव indefinite values या definite values depending upon the situation। ठीक है, तो ये आपकी रेंज आ गई। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, तो इट मींस इट कैन नॉट एक्सीड 100%। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकली, इसकी जो डोमेन है वो ये है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हमने एस से रिप्रेजेंट किया, और अगर हम इसको नंबर्स फॉर्म में लिखते तो इट कैन हैव, अगर परसेंटेज फॉर्म में कभी कभी अगर ऐसे पूछा जाता है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 to 1। इन जनरल इट इज रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज, बट इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हम इसको नंबर्स में इंटीजर वैल्यूज में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल, जिसमें हमारा पानी का यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल एंड वॉइड रेशियो के बारे में रिलेशन एक्सप्रेस करना है। जो वॉइड रेशियो है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम ऑफ वाइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कितनी है सॉइल में विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, और सबमर्ज्ड डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, कोरिलेशन हमें बतानी है। तो जो पैरामीटर्स हैं पर्टेनिंग टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जो यूनिट वेट है सॉइल का, इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वेट सॉइल का कितना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यूनिट वेट को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सॉइल का स्टेट क्या है। मींस वो सॉइल ड्राई है, वो सॉइल सबमर्ज्ड है, वो सैचुरेटेड है। तो पहली जो डेफिनेशन है दैट इज बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट को हम टोटल यूनिट वेट भी बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय गामा टी। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल, बल्क मतलब टोटल, तो टोटल यूनिट वेट का मतलब है टोटल जो भी सॉइल सैंपल है उसका टोटल वेट कर लो, उसका वॉल्यूम से उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो जो यूनिट वेट आएगा वो हमारा टोटल यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट कहलाएगा। तो सपोज ये सॉइल मास थी जिसमें बेसिकली पानी था, नेचुरली उसमें नेचुरल वाटर कंटेंट था, हैविंग W वाटर कंटेंट। तो जो आपका वेट आया, ठीक है, इट मे बी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो वो हमारा वेट ऑफ सॉइल जो होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन फेज सिस्टम। उसके बाद ड्राई यूनिट वेट, अब इस सॉइल से हमने पानी निकाल दिया, तो पानी निकाल दिया तो हमारे पास केवल क्या बचा, वेट ऑफ सॉलिड्स।
बिकॉज वॉल्यूम ऑफ जो वाइड्स का वेट है वो हमने 0 लिया हुआ है। तो ध्यान रखना है सभी यूनिट वेट्स हमारे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ड्राई यूनिट वेट जो हो गया गामा डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सॉलिड्स का वेट कितना है उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारा ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा। गामा डी से डिनोट किया तो ड्राई यूनिट वेट जो है ये डेंसनेस ऑफ सॉइल का फैक्टर है, ठीक है, कि सॉइल हमारी कितनी डेंस है। जितनी ज्यादा ड्राई यूनिट वेट हमारा ज्यादा होगा इसका मतलब हमारी सॉइल उतनी ज्यादा पैक्ड है, उतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स द डेंसनेस ऑफ सॉइल। तो अगर कोई पूछा जाए कि इनमें से कौन सा यूनिट वेट हमारा सॉइल की डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है तो इट इज अ ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। सैचुरेटेड यूनिट वेट बेसिकली क्या है, अगर सॉइल में एयर वॉइड्स की जगह कंप्लीटली पानी भर दो, पानी फिल कर दो, तो टोटल वेट जो सॉइल का बना फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, वो वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, उसको हम सैचुरेटेड यूनिट वेट बोल रहे हैं। तो इसका मतलब सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है, ये बल्क यूनिट वेट है, बल्क यूनिट वेट जब हमारी सॉइल सैचुरेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया जब सैचुरेटेड है तो पानी का वेट भी आ जा रहा है हमारी सॉइल में, तो इट मींस कि गामा सैचुरेटेड जो है वो हमारा बल्क यूनिट वेट से ज्यादा है, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपको भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। और बिकॉज गामा टी में भी हमारा एक नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो गामा टी है वो आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स जो है, ड्राई यूनिट वेट जो है सॉइल का, वो हमारा गामा टी से कम होगा, बिकॉज गामा टी में हमारा नेचुरली पानी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इसके जो बेसिक फेज डायग्राम वाले कंपोनेंट्स है उसमें देखिए, यहाँ पे WS था, यहाँ पे WS प्लस W था, यानी गामा टी इज ग्रेटर देन गामा टी। और बल्क यूनिट वेट में हमने सैचुरेटेड यूनिट वेट ले लिया, तो सैचुरेटेड में हमारा पानी जितनी भी वॉइड्स थी उसमें पानी आ गया, तो हमारा गामा सैचुरेटेड इज ग्रेटर देन गामा टी, ठीक है। अब आते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट में। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट को हम बायोनेट यूनिट वेट भी बोलते हैं, इट इज इंडिकेटेड बाय गामा बी और गामा डैश, ठीक है। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट बेसिकली क्या है, सबमर्ज्ड वेट कितना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो इसको गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू कैसे लिख सकते हैं कि हमने सपोज एक हमने सॉइल मास लिया, इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ठीक है, ये पानी के अंदर हमने सबमर्ज कर दिया। अब इस सॉइल के अंदर हमारा क्या था, वेट ऑफ वाटर था और वेट ऑफ सॉलिड था, ठीक है, वेट ऑफ वाटर था, वेट ऑफ सॉलिड था। अब पानी में सबमर्ज होने की वजह से यहाँ पे बायोलेंट फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसका जो नेट वेट है वो कितना हो जाएगा, नेट वेट हो जाएगा जो टोटल वेट है W1 माइनस WS माइनस FB क्या होगा, इस सॉइल का जो वॉल्यूम है, और इट इज इक्वल टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाएंगे कि जो बायोलेंट वेट है वो इस सॉइल मास का जो वॉल्यूम है उसकी वजह से जो पानी डिस्प्लेस हो रहा है उसके वॉल्यूम के, उस पानी के वेट के बराबर होगा जो इस सॉइल डिस्प्लेस कर रही होगी, तो इट विल बी V गामा W। तो WW प्लस WS माइनस V गामा W। अब ये नेट वेट जो है ये सबमर्ज्ड वेट है, इसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका जो गामा डैश है क्या बन जाएगा, इसको आप B से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा सिंपली माइनस गामा W। और ये क्या था हमारा, बिकॉज ये सैचुरेटेड सॉइल मास था, ठीक है, तो ये सैचुरेटेड यूनिट वेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आ गई, आपको ध्यान रखना है कि जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट है दैट इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा W। जनरली ये देखा गया है कि जो ये वेट है इट इज हाफ ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट, और जो गामा W की यूनिट वेट की वैल्यू है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट हम अपने डिजाइन कैलकुलेशंस में स्टैंडर्ड वैल्यू अज्यूम करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस
all practical purposes it is taken as 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर का मतलब है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी का वजन, ठीक है। 1 मीटर क्यूब जो पानी का वेट है वो 9.8 किलो न्यूटन है। ये वेट के टर्म्स में बात करें, मास के टर्म्स में नहीं। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो है इट इज रफली 1/2 ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, इस सबमर्जेंस की वजह से हमारा जो वेट था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इट मींस यहां पे हमारा गामा डी आ गया और इसके बाद हमारा गामा सबमर्ज्ड आ गया या बायोनेंट वेट आ गया, या जो हमने रिड्यूस्ड वेट था। तो द नेट वेट ऑफ सॉलिड्स इज रिड्यूस्ड, द रिड्यूस्ड वेट इज नोन एज सबमर्ज्ड और बायोनेंट वेट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो ध्यान रखना है। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की वो ये थी। अब गामा सबमर्ज्ड की जो वैल्यू है वो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू हो गई, और गामा सैचुरेटेड आप सभी ने पढ़ रखा होगा, इट इज जीएस प्लस यहां पर SE1 प्लस E होता है मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। अभी इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। तो यहां पे जो सैचुरेशन के लिए S की वैल्यू है वो हमारी 100% होगी, यानी 1 ले लेंगे आप यहां पे, बिकॉज सैचुरेटेड सॉइल है। तो आपका जो यूनिट वेट बल्क सैचुरेटेड यूनिट वेट से जो हमारा सबमर्ज्ड डेंसिटी निकल के आएगी वो ये आ जाएगी, GS माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। GS इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सॉइल है हमारे पास, उसकी जो बल्क डेंसिटी है यानी गामा टी वो हमारी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और उस समय जो सॉइल का जो वाटर कंटेंट था, जो नेचुरली अकरिंग वाटर कंटेंट था वो 10% था। तो हमें ड्राई डेंसिटी निकालनी है सॉइल की। तो ये तो क्लियर है कि जो ड्राई डेंसिटी होगी वो हमारी बल्क डेंसिटी से कम होगी। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारा ऑप्शन ए और बी में होगा। तो इस तरह के लॉजिक्स भी आप, टेक्निकल लॉजिक्स भी लगा के आप एग्जाम में हेल्प ले सकते हो, आप मल्टीपल ऑप्शंस को रिड्यूस करने में, ठीक है। तो अब बेसिक हम अभी फॉर्मूला नहीं यूज करके मैं आपको बता रहा हूं। तो गामा टी मैंने आपको बताया था बल्क यूनिट वेट है, तो टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वेट आपका हो जाएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। सिमिलरली आपका जो ड्राई यूनिट वेट है, ये उस पर्टिकुलर सॉइल में सॉलिड्स का वेट कितना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, ये आपको निकालना था, ठीक है। वाटर कंटेंट हमारा कितना दिया हुआ है, 10% दिया है, यानी 0.10 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर जो है वो कितना हो जाएगा, 0.10 मल्टीप्लाइड बाय WS। इस वैल्यू को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन बिकम्स 1.1 WS इज इक्वल टू 22V। तो हमारा जो WS बाई V है, जो कि ड्राई वेट है सॉइल का, विल बी गिवन बाई 22 बाई 1.1। इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये बेसिक तरीका था। अगर आप फॉर्मूला में कभी कंफ्यूज हो जाते हो, जनरली ये रिलेशनशिप जब आप डेराइव करते हो तो गामा डी जो है इट कम्स एज गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो आप इसका भी यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारा जो वाइड्स है सॉइल मास के, दे आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली। तो एयर फिल्ड है, यानी जो वाइड स्पेसेस हैं वो हमारी एयर से फिल्ड है, तो इट इज कंप्लीटली अ ड्राई सॉइल, ठीक है। बाकी चीजें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो परसेंटेज वाइड्स है उसको क्या कहते हैं। परसेंटेज वाइड्स को हम बेसिकली सॉइल की पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ
वॉल्यूम ऑफ voids विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ले लेना है। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ले लोगे तो इट विल बिकम द void रेशियो। ठीक है, तो void रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड पोरोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज n and expressed as in percentage form multiplied by n. Void ratio is not expressed in percentage form. ध्यान रखना है, void ratio is not expressed in percentage form. ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है न्यूमेरिकल जब आप यूज करते हो। तो ये n is expressed as percentage, इस वजह से यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसको हम v बोल रहे हैं। ठीक है, तो soil porosity refers to fraction of total soil volume that is taken up by the pore space. Pore space facilitates the availability and movement of air या water जो कि soil environment में है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी मैं permeability से इसको रिलेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे pore spaces आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो it is a porous, it is having the voids with respect to the soil environment। ठीक है, अब जो volume of voids कैनॉट बी जीरो, ये क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ voids जो है ये जीरो नहीं हो सकती। वॉल्यूम voids तो हमेशा रहेंगी, या एयर के फॉर्म में रहे या पानी के फॉर्म में रहे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनॉट बी जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो जीरो नहीं हो सकता, इट n कैनॉट बी जीरो। ये पहला एक इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरा कि जो वॉल्यूम ऑफ voids हैं इट विल ऑलवेज बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इट कैनॉट बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम के बराबर भी नहीं हो सकते। कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है वो जीरो है, जो कि फिजिकली और प्रैक्टिकली दोनों पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ सॉइल, नॉट पॉसिबल फॉर सॉइल। ठीक है, तो इससे ये मतलब पता चल गया कि जो हमारा void रेशियो परसेंटेज voids है या सॉइल पोरोसिटी है ये जीरो से बड़ी होगी और 100 से छोटी होगी। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सीड 100%, वो इसी वजह से कि अगर 100% इट कैन नॉट इवन इक्वल टू 100%, बिकॉज अगर voids हमारे टोटल वॉल्यूम सॉइल का के बराबर हो जाएंगी, ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज हैविंग जीरो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, जो कि प्रैक्टिकली सॉइल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये रिलेशनशिप हमारी एग्जिस्ट करेगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इन सॉइल इंजीनियरिंग जो हमारा void रेशियो है वो ज्यादा फेवर किया जाता है। वो इसलिए फेवर किया जाता है कि यहां पर हमारा एक कांस्टेंट पैरामीटर है जो पर्टिकुलर सॉइल के लिए कांस्टेंट रह रहा है जब हम उसमें कुछ भी इस पर्टिकुलर सॉइल में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चेंज कर रहे हैं इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, इट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिमिलर चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ voids में चेंज होगा, पानी में चेंज होगा, पानी के क्वांटम में चेंज होगा, एयर के क्वांटम में चेंज होगा, कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, दोनों ही प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कांस्टेंट रह रहे हैं। तो इस वजह से इंजीनियरिंग बिहेवियर स्टडी करने के लिए हमारा सॉइल void रेशियो इज अ बेटर पैरामीटर। ठीक है, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है। जो पोरोसिटी ऑफ सॉइल है वो ग्रेटर देन जीरो होगी, लेस देन 100 होगी, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी जीरो फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल एंड इट कैन नॉट बी 100% सिंस द सॉलिड मस्ट बी एब्सेंट। जनरली हमारी जो रेंज है वो 0 से 100 के बीच बहुत ही नैरोअर रेंज में होती है। जनरली जो सेडिमेंट्री पार्टिकल्स हैं क्ले के केस में 45 से 55% होती है, पोरोसिटी सिल्ट के केस में 40 से 50 होती है, यूनिफॉर्म सैंड के केस में 30 से 40 होती है, ग्रेवल के केस में भी 30 से 40% होती है, सैंडस्टोन में 10 से 20, शेल में 1 से 10। जनरली सॉइल्स आर हैविंग पोरोसिटी ऑफ 50 to 60%। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज पर्टेनिंग टू दी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इट्स करेक्ट। यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल, ये गलत स्टेटमेंट है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था। ड्राई सॉइल्स के लिए ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीजेस ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर, ये बिल्कुल गलत है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीजेस ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर ड्यू टू बायोनेंट इफेक्ट। ठीक है, बायोन्सी की वजह से जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल है वो हमारा डिक्रीज करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा।
यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप भी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो हमारा गामा एस है इसको आप ध्यान रखिए कि ये सॉइल के सॉलिड्स का यूनिट वेट है, ठीक है। और सैचुरेटेड यूनिट वेट इज हैविंग बल्क यूनिट वेट, इसको ये गामा टी से हमने यहाँ पे अभी आपको ऊपर बताया था कि जो गामा डैश है ये गामा बी है। बल्क यूनिट वेट नहीं, सबमर्ज्ड या बायोनेट यूनिट वेट, इसको आप गामा टी से याद रखिए, बिकॉज इट इज टोटल यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट, इट इज ग्रेटर देन गामा डी एंड गामा डी इज ग्रेटर देन बल्क यूनिट वेट या सबमर्ज्ड यूनिट वेट, which is approximately half of saturated by unit weight of 2। और जनरली हमारा जो गामा सबमर्ज्ड है वो अप्रोक्सीमेटली यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर होता है, ठीक है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के आसपास। सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लेंथी था, बट आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और अगर आपको लगता है कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और कम बताऊं तो प्लीज कमेंट, आई विल रिड्यूस अकॉर्डिंगली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।